नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे फिर से भूगोल को लेकर के। और भूगोल में हम देखने वाले हैं 7वें चैप्टर को। और जो क्लास होगा आपका क्लास होगा मतलब छठा ही क्लास है। और अभी एक चैप्टर और है उसको भी देख लेंगे, उसके बाद जो है कि 7वां जो क्लास का भूगोल है उसको हम पढ़ना चालू करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 7वें चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 6 से निकल के आता है। यह जो वीडियो होता है वह बेस्ड होता है पूरे के पूरे एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी का पूरा सारांश होता है इसमें। तो ध्यान रखेंगे जो चैप्टर होता है उसी में हम हाईलाइट करके लाते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए क्योंकि यह एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी पे सारे एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। और साथ ही साथ लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला फैक्ट के रूप में यहाँ से दिखता है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाले देश हैं। निश्चित रूप से उत्तर में यह जो है कि हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर एवं पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर और भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। यानी ध्यान रखेंगे, यानी हिंद महासागर आपको दक्षिण में मिलेगा। यानी भारत का जो चौहद्दी है, भारत के चारों इलाका किस प्रकार से, चारों क्षेत्र किस प्रकार से है, तो उसकी जो स्टेटस है वो बताया गया है इस मतलब जो है कि पहले लाइन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले फैक्ट में आपको यह बताया गया है कि भारत जो है कि बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार का एक क्षेत्र है, जिसमें कि उत्तर में आपको हिमालय से घिरा हुआ दिखेगा, पश्चिम में आपको अरब सागर दिखेगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी दिखेगा और दक्षिण में आपको हिंद महासागर दिखेगा। तथा इसमें जो दक्षिण में जो भारतीय प्रायद्वीप है उन सभी से लहराते हुए तट दिखेंगे, यानी कि उनसे जुड़े हुए तट दिखेंगे। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे कि प्रायद्वीप होता क्या है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो यहाँ से जान लेंगे स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो यानी कि भारत हमारा क्या है, तो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किस तरीके से होता है, देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका जो है कि अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो ये तीन साइड से मतलब जो है कि पानी से घिरा हुआ, तो भारत क्या है, तो एक प्रकार का प्रायद्वीप है। ध्यान रखेंगे इसको, कॉन्सेप्ट को। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन पे, और देख सकते हैं भारत का जो क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया है 32.8 लाख जो है कि किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे इसको, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है 3200 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, जो उत्तर में आप जम्मू कश्मीर को ले लें और दक्षिण में कन्याकुमारी के ले लें, जो मतलब लास्ट छोर है दक्षिण का और उत्तर में लास्ट छोर है जम्मू कश्मीर, तो उस सभी को जब हम जोड़ते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी 3200 किलोमीटर होगी। तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी पश्चिम कच्छ गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के पश्चिम में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो विस्तार है वह 2900 किलोमीटर तक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, जो मतलब उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है भारत की तो वो 3200 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठार सतह देख सकते हैं, तटीय भाग एवं द्वीप समूह थल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि ध्यान रखेंगे मतलब ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह थल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी थल रूप के जो विभिन्नता है इसको जो है कि दर्शाते हैं कौन, तो ये सारे चीज ध्यान रखेंगे। जहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर वन्य जीव के साथ साथ भाषा में और संस्कृति में भी आपको अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी। ध्यान रखेंगे इसको, भारत ही एक ऐसा देश है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। यानी कि आप जाने जिन देशों का विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ अधिक होगा
पूरब से पश्चिम की तरफ उसका जो अधिक विस्तार होगा जिस देश का, वहां पर पूरे देश में जो है कि मानक जो समय होते हैं उसका एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, अमेरिका जो देश है वहां पर 7 मानक समय है। मतलब जिस प्रकार से हम लोगों का जो मानक समय है कितना, -5.5 घंटा है ना, -5.5 घंटा, तो ये चीज मानक समय वहां पर 7 तरीके से है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और कनाडा में 6 है, सबसे ज्यादा रूस में है, इसको ध्यान रखेंगे। 11 मानक समय रूस में है। रूस में कितने मानक समय है, तो 11 मानक समय है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह स्थिति है भारत की, इसके बारे में हम जान लेते हैं भारत की क्या स्थिति है मैप पर, यानी पृथ्वी पर जाने तो यहाँ पर देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखेंगे इसको। कर्क रेखा भारत के जो कर्क रेखा है वहां कहाँ मिलती है, देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर जो है कि कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में जो है कि कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे जो नैनी से गुजरती है कर्क रेखा, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के यह गुजरती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से गुजरता है। यह लगभग जो है कि मध्य भाग से गुजरता है कर्क रेखा भारत के। और दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आप जाने तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। यानी भारत का जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है किधर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक यह अक्षांशों के बीच है। ध्यान रखेंगे जो भारत का जो भूमि का विस्तार है वह कहां से है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक इस भारत का जो विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी जानकारी फैक्चुअल है और जो कि इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नए फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी कि जब आप 1 डिग्री देशांतर से बढ़ेंगे तो आपका जो स्थानीय समय होगा वह 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का उस समय में अंतर हो जाएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो पश्चिम में गुजरात में की अपेक्षा जो है कि पूरब में आप अरुणाचल प्रदेश में देखें तो सूर्योदय यहाँ पर लगभग 2 घंटा पहले हो जाता है। आप जो पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो इसको हम जानेंगे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय, मानक जो लाइन है, मानक समय का जो लाइन है उसको हम कहते हैं। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। भारत का याम्योत्तर कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट भी इसे बोल सकते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में देशांतर में इसका मानक समय है, या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी हम इसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ जानकारी है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो 7 देश की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं को से जुड़ी हुई, यानी कि 7 ऐसे देश हैं जो कि हमारे देश के जो है कि मतलब जो है कि जुड़ी हुई है सीमाएं एक साथ। आगे बढ़ेंगे यहाँ से और जानेंगे और फैक्ट, नए फैक्ट। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं फिगर, और फिगर के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो फिगर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से अब सबसे पहले जाने तो 7 देश है। तो 7 देश किस कौन कौन से देश से जुड़े हुए हैं जो हमारा भारत है की स्थलीय सीमा, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तिब्बत है या फिर चाइना भी बोल सकते हैं इसे, नेपाल है, और उसके बाद देख सकते हैं भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये 7 देश है जिसकी सीमा हमारे देश से जुड़ी हुई है। इसको आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये इंपोर्टेंट रही। और नीचे आपका श्रीलंका भी है एक देश जिससे कि हमारा सीमा जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर समुद्री तटों से यह जुड़ी हुई है। इसको आपको ध्यान देने की बात है। मालदीव आपको नीचे दिखेगा समुद्र में, तो ये थोड़ा सा टापू टाइप से एरिया है, तो यहाँ पर मालदीव आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपको देखने को मिलेगा जो कि निश्चित रूप से बेहद ही अहम होगी। और यहाँ पर जो है कि राजनीतिक मानचित्र है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का राजनीतिक मानचित्र किस तरीके से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ जानकारी और है जो कि 2014 में तेलंगाना का जो है कि 29वां राज्य के रूप में स्थापना हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो 29वां राज्य है तेलंगाना, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून के 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नए फैक्ट के रूप में कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ध्यान रखेंगे, दक्षिण में है, यहाँ समुद्र में स्थित है। कौन से? श्रीलंका और मालदीव जो है ये हमारा जो है कि निश्चित ही रूप से कौन सा है? तो पड़ोसी देश है। पाक जल संधि को श्रृंखला अलग करती है, श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि हम कहते हैं जो श्रीलंका और जो है कि भारत का जो जुड़ाव है, यह पाक जल संधि कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यह जो जुड़ाव है यह पाक जल संधि के द्वारा जो है कि भारत और श्रृंखला भारत जो है श्रीलंका से जुड़ी हुई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के रूप में आप देख सकते हैं इसे। और ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको भी आप जानेंगे। और 7 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आप जाने तो 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले था, अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कौन कौन से बढ़े हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, और सभी के राजधानी भी बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे इसको। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये जो इस प्रकार से देख रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे शिवालिक शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं या शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो हिमालय के जो पहाड़ हैं उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नदी दिखेंगे। जो सिंधु नदी के जो सहायक नदी कौन कौन से हो जाते हैं, तो चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर और जो ऊपर के जो राज्य हैं वहां पर मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये कच्छ के खाड़ी से आप देखने को मिलेगा, आपको कच्छ के खाड़ी से निकलती है यह नदी, और सिंधु की घाट सिंधु नदी। उसके बाद आपको देखें अरावली श्रेणी आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अरावली श्रेणी देखने को मिलेगा। पहाड़ है यह अरावली श्रेणी, जो कि आपको देखने को मिलेगा इस इलाका में। यहाँ पर कौन से राज्य होंगे, तो इसको आप गेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर अरावली श्रेणी जो कहाँ पर स्थित है, यमुना जो नदी है यहाँ पर देखेंगे, गंगा नदी यहाँ पर देखेंगे, और यमुना नदी, गंगा नदी, उसके बाद जो फिर से संगम बन जाता है, और सारे के सारे जो है कि इसमें जो है कि मिल जाता है, किसमें? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं ये दोनों नदी। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये सतपुरा का जो श्रेणी है आपको मध्य प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी, ये सारे से मतलब जो है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से इसी क्षेत्र में आपको ये सारे श्रेणी देखने को मिलेंगे। पश्चिमी तट के रूप में आप जाने तो पश्चिमी तट के रूप में आप जान सकते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र के रूप में अन्नामिलाई, नीलगिरी, ये सभी घाट है जो पश्चिमी घाट, और अन्नामिलाई और नीलगिरी जो पर्वत है श्रेणी है, तो ये आपको इधर देखने को मिलेगा। दक्कन का पठार आप देखेंगे तो गोदावरी नदी के नीचे आपको देखने को मिलेगा दक्कन का पठार, यानी कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। और यहाँ इस साइड देखें तो पूर्वी घाट के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। पूर्वी घाट में यहाँ पर महानदी और कृष्णा नदी के बीच में आप देख सकते हैं साइड में, तो पूर्वी घाट आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, हैदराबाद, और जो है कि इस तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस तरीके से साइड में आपको देखने को मिलेगा पूर्वी घाट। तो ध्यान रखेंगे इस सभी जानकारी को। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मतलब जो है कि इस तरीके से भौतिक विभाजन के रूप में मानचित्र दर्शाया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे यहाँ से, और देखेंगे यहाँ पर कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है कि भारत का 29वां राज्य के रूप में बना था। यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुआ था, जो कि 29वें राज्य के रूप में जाना जाता है। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था, निश्चित रूप से आप जानते ही होंगे इस बात को। दिल्ली भारत की राजधानी है, निश्चित रूप से। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, यानी कि राज्यों का निर्माण किस तरीके से होता है, तो भाषाओं के आधार पर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे तो भौतिक विभाजन के रूप में आप जाने तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। ध्यान रखेंगे जो भौतिक आकृतियां होती है उनकी किस प्रकार से होती हैं, तो पर्वत के रूप में आप बांट सकते हैं, पठार के रूप में बांट सकते हैं, मैदान, तट या फिर द्वीप समूह के रूप में हम बांट सकते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका
हिमालय जो है कि संतरी का कार्य करता है, एक पहरेदार का काम करता है उत्तर में, ध्यान रखेंगे इस बात। हिम जोर आले का मतलब होता है हिम का घर, ध्यान रखेंगे, और बर्फ का घर होता है, ये बात आप जानते ही होंगे। और हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसे वृहत जो हिमालय है वह कहा जाता है। उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है हिमालय के उसे वृहत हिमालय कहा जाता है, या फिर हिमाद्री भी हम इसे कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, और इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, तो मध्य हिमालय है, या फिर हिमाचल भी हम इसे कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखेंगे, हिमाद्री के जो दक्षिण में स्थित है कौन सा, तो मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियों का स्थान यहाँ स्थित है, यानी बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय जो पहाड़ी है वहां यहाँ पर जो है स्थित है मध्य हिमालय में, जिसे हिमाचल भी आप कह सकते हैं। 5 पहाड़ी स्थान के नाम पता लगाइए, यानी कि 5 जो पहाड़ी है इस क्षेत्र में कौन कौन से है इसकी आप पता लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, हिमालय में है, ध्यान रखेंगे। शिवालिक जो है कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और हिमालय के दक्षिण में भारत तथा उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत में जो है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समुद्र, यह मैदान जो है समतल तथा सपाट है। यह मैदान क्या है, तो समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है, ध्यान रखेंगे। जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है भारत का उत्तरी मैदान, वह किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो यह मैदान बनाए गए हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण यह मैदान का निर्माण हुआ है, ध्यान रखेंगे। और फैक्ट के रूप में हम यहाँ से जान लेते हैं कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, तो ये नदी के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा इसे बेसिन में निक्षेपित कर देता है, ध्यान रखेंगे। जो यह नदी है, और यह नदी जो यहाँ पर आकर के जो मिट्टी है, महीन मिट्टी, इसको निक्षेपित कर देती है, मतलब फैला देती है, तो यह आपको जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। सहायक नदी किसे कहते हैं, एक नदी या फिर सरिता, नदी का जो पर्यायवाची है सरिता है, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, तो वह सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन से नदी के द्वारा किया जाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी होंगी, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जा सकता है। जिसका जो नाम है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति है वह कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। फिर डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, ध्यान रखेंगे। डेल्टा वह स्थान होता है, वह भाग होता है जहां कहां बनता है, तो नदी के मुहाने पर यह बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जहां पर नदियां समुद्र में जो प्रवेश करती है उस जगह को क्या कहते हैं, तो नदी का मुहाना कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल स्थित है। शुष्क एवं यह जो है कि शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है, ध्यान रखेंगे। यह जो कैसा स्थल है, शुष्क एवं गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी मैदान के दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी जो है कि आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। इस धरातल देख सकते हैं, इसका जो धरातल काफी ऊंचा नीचा होता है, ध्यान रखेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, इसकी जो धरातल होती है, इसकी जो धरातल काफी ऊंचा और नीचा होता है, ध्यान रखेंगे इसको। और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटी स्थित होती है। इस जो क्षेत्र होती है प्रायद्वीपीय पठार में आपको बहुत सारे श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी पहाड़ी की तथा घाटी की। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला अवस्थित है, ध्यान रखेंगे।
इसके जो उत्तर पश्चिम में प्रायद्वीपीय जो पठार होंगे उसके उत्तर पश्चिम में आपको अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, अरावली श्रृंखला है जो कि विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह विंध्य एवं सतपुरा के महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे, विंध्य एवं सतपुरा की जो श्रृंखला है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। ध्यान रखेंगे, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी की श्रृंखला से होकर बहती है। तो विंध्य एवं सतपुरा की जो श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ी श्रृंखला है, उससे होकर के बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। यानी जो कौन सी नदी, तो आप जानेंगे यहाँ से कि कौन सी नदी, नर्मदा तथा ताप्ती नदी जो है कि पश्चिम से पश्चिम की तरफ जो है कि बहने वाली ये जो नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखेंगे, जो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी है, वह पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्वी घाट स्थित है। ध्यान रखेंगे, इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं इसे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, और पूर्वी में पूर्वी घाट जो है कि स्थित है। ध्यान रखेंगे, इसको पूर्व में जो है कि पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान रूप में, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। ध्यान रखेंगे, जो पूर्वी घाट है बीच बीच में आपको टूटा हुआ मिलेगा, जो पहाड़ी इलाका है इस प्रकार से, तो वो टूटा हुआ मिलेगा, जिससे होकर कि कृष्णा नदी, कावेरी नदी जो बहती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो पश्चिमी जो इलाका का जो पश्चिमी घाट है वहां पर आपको एक समान रूप से विस्तार दिखेगा, लेकिन पूर्वी घाट है वहां पर टूटा हुआ दिखाई देगा असमान रूप से। और इन पठारों में जो है कि खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, अयस्क की जो प्रचुरता होती है। ध्यान रखेंगे, कौन से इलाका में, पूर्वी घाट में। पूर्वी जो घाट होती है उसमें जो है कि घाटी इलाका में आपको किसके, तो कोयला, लोहा की जो अयस्क है, इस तरीके के जो प्रचुरता आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकर है। ध्यान रखेंगे, यानी पश्चिमी तटीय जो मैदान है वह किस प्रकार से, संकरे हैं, मतलब कम चौड़ा है। ध्यान रखेंगे इस बात को, पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है, तो संकरे हैं, कम चौड़ा है। लेकिन पूर्वी तटीय जो मैदान है वह किस प्रकार से है, तो उसको भी हम जान लेते हैं यहाँ से कि निश्चित रूप से कि कैसा है। यहाँ से पश्चिमी पूर्वी जो तटीय भाग है अपेक्षाकृत जो है पश्चिमी से चौड़े हैं। ध्यान रखेंगे, संकरे नहीं है। वहां पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ध्यान रखेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जो है कि पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां हमारे मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो ये नदियां हैं जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां जो हैं कि निश्चित रूप से जो मुहाने पर जो है कि जहां पर मतलब बंगाल की खाड़ी में जहां पर गिरती है नदियां, वहां पर आपको बेहद ही उपजाऊ तरीके से डेल्टा का निर्माण करता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है या फिर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब जानेंगे यहाँ पर कि इस फिगर को क्या कहते हैं, तो ये प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में, तो प्रवाल द्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो छोटे समुद्री जो जंतु होते हैं उसके कंकाल होते हैं, जिस पर पॉलिप, जिसे पॉलिप कहा जाता है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाते हैं और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार की प्रवाल द्वीप निर्माण कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के जो प्रवाल द्वीप है इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानकारी हम एकत्रित करना चाहेंगे यहाँ से। तो कुछ सुनामी के बारे में कविता लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ थोड़े सेकंड के लिए, यहाँ पर आप निश्चित ही रूप से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद देखें तो आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके सामने निकल के आएगा। ये समुद्री लहरों की जो फिगर है, सुनामी की जो फिगर है उसको दर्शाया गया है पेंटिंग के थ्रू। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और फैक्ट यहाँ से जान लेते हैं कि भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन से, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह
अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। ध्यान रखेंगे जो लक्षद्वीप समूह जो है कि वह किस प्रकार के द्वीप है, तो ये प्रवाल द्वीप है। ध्यान रखेंगे अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट जो कि लास्ट फैक्ट के रूप में दिखेगा यहाँ से कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किसके लिए उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है, तो भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे राजधानी, कितने राज्य हैं हमारे देश में अभी तत्कालिक, तो उसको हम जानेंगे यहाँ से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं। हिमालय के जो दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक कहते हैं। हिमाद्री किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से जब जानेंगे हिमाद्री किसे कहते हैं, जब आप पहाड़ी इलाकों से जो नदियां निकलती है और पहाड़ी इलाकों पे जब बर्फ जमती है तो उसी को हम हिमाद्री कहते हैं। हिमाचल किसे कहते हैं, तो हिमाचल आप जानते ही होंगे, पूर्वी भाग को हिमाचल कहते हैं हिमालय के। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को अन्य पश्चिम नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को, ध्यान रखेंगे। अगला है पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, तो पाक जल संधि है वह भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। ध्यान रखेंगे यह इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको निश्चित रूप से और जानकारी देखने को मिलेगा यहाँ से कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे तो ये जानकारी है जो कि जानकारी क्या कह ले, तो ये खाली स्थान है भरने के लिए, तो इसको भरेंगे, फिल करेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना था, तो 32 पॉइंट कितना था 8 था किलोमीटर स्क्वायर था। ध्यान रखेंगे इसको हम सबसे शुरू में ही बताए थे कि भारत का जो है कि कितना जो है कि क्षेत्रफल है, तो इसको हम जान लेते हैं यहाँ से। तो देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि 32.8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, तो ध्यान रखेंगे यह जानकारी बेहद ही इंपोर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे निश्चित रूप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो महान हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, तो शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे संतरी के नाम से भी जानते हैं, संतरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा रक्षा करता है, देख सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, राजस्थान है। ध्यान रखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। उसके बाद नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी आप देखेंगे तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं क्या है, तो यह है भारत के बीच से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वह कर्क रेखा है। ध्यान रखेंगे यह कर्क रेखा है, ये 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो है कि अक्षांश है, यह ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आपका हो गया जानकारी। उसके बाद देख सकते हैं ये क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम दिखाएंगे आपको राजधानी के रूप में, तो इस चैप्टर में शायद नहीं है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कि राजधानी कितने हैं और किस प्रकार से हैं, निश्चित रूप से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।